अस्सलाम वालेकुम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एजाज नकी। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले तो जिक्र करेंगे कि अदलिया के हवाले से खतूत के बाद अब एक और आवाज़ भी सामने आई है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि अदलिया में इदारों की मुदाखलत है और इसके अख्तिताम का भी दिया उनकी जानिब से दिया गया है। इससे पहले मुख्तलिफ जजेस ने जो खतूत लिखे थे उस पर हमने भी गुफ्तगू की है और आप भी जानते हैं कि उसमें भी मुदाखलत का इल्ज़ाम आयद किया गया था और उस पर मामला अभी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आज ये बाकायदा तौर पर यह कहा गया, उसमें सिर्फ लफ्ज़ मुदाखलत था, अब यह कहा गया कि इदारों की मुदाखलत है। सूरत हाल क्या बनने जा रही है, अदलिया किसी मुदाखलत से आज़ाद होने के लिए क्या इक़दाम करेगी, ओवरऑल हम गुफ्तगू करेंगे कि अब आइंदा की सूरत हाल क्या बनेगी। इस वक्त हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं सलमान अनीस, उमर दराज गोंदल और आज़म चौधरी। मैं अपने तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करता हूँ अपने शो में। और सबसे पहले तो मैं सलमान आपसे जानना चाहता हूँ, आप बताइएगा कि आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने भी ये कहा है कि इदारों की इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत है अदलिया में और उन्होंने खुल के अब इस चीज़ का इजहार किया है। आप क्या समझते हैं कि इस पर जजेस का अब क्या मुश्तरका तौर पर लाएअमल होना चाहिए था? इससे पहले खतूत आए वो भी आपके सामने है। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो बात यह है कि मेरा ख्याल है मलिक शहजाद अहमद खान साहब के लिए ये कोई नया वकूआ था। उनको शायद अब पता लगा है कि अदलिया के अंदर मुदाखलत होती है। असल में वही बात है ना, देखें अब रिटोरिक स्टेटमेंट है जो, जैसे मेरे प्यारे भाई उमर दराज कहते हैं कि एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है। उनका नाम आपको पता है फाइल ऊपर गई हुई है एज अ चीफ जस्टिस इन आपका जो सुप्रीम कोर्ट है उसके लिए गालिबन 3 जजेस हैं, उसमें मलिक शहजाद साहब का भी नाम है। तो लफाजी जमाई खर्च किया है उन्होंने भी, कोई नई चीज़ का तो इजाफा किया नहीं है, कोई नई मालूमात ऐसी उन्होंने दी नहीं है जो पहले लोगों को पता नहीं था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने तो लिख के ये जो सारा हाल है, सारा अहवाल है वो बता दिया है और इससे ज़्यादा एक्सप्लिसिटली कोई चीज़ और एक्सप्लेन नहीं की जा सकती जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने कर दी हुई है। उसके बाद अब आगे आके जो भी कुछ बात करेगा वो सिर्फ उनकी बात को सेकंड कर रहा है, उनके ओपिनियन को सेकंड कर रहा है। जिस तरह आज ये मलिक शहजाद अहमद खान साहब ने बात की है, लाहौर हाई कोर्ट के जो जज हैं। तो नंबर एक तो ये कोई नई रेवोल्यूशन नहीं है, ये जो मुदाखलत है ये अब की नहीं है, बहुत पुरानी है। गालिबन उन्होंने अपनी ही स्टेटमेंट के अंदर जो मौलवी तमीज़ुद्दीन का जो स्टेटमेंट था, जो वर्डिक्ट था, उसका भी जिक्र किया, उसका भी तस्करा किया, जिसको पाकिस्तान की तारीख के अंदर सबसे जो है वो काला फैसला, काला कानून के तहत किया, पता नहीं, या पर्सनल अपनी दिल लगी के तहत जो उन्होंने फैसला दिया था और उसको जुडिशल मर्डर के जुमरे के अंदर उन्होंने डलवाया। तो देखें, जुडिशरी अब की नहीं, बहुत अरसे की कॉम्प्रोमाइज रही है और इस्टेब्लिशमेंट की मंजूर नज़र रही है और फैसलों के अंदर मशावरतें होती रही हैं। रात को 12-12 बजे भी अदालतें खुलती रही हैं। तो ये तो एक सिलसिला बड़ा पुराना है। गालिबन हम ये सारी की सारी इस तस्करे के अंदर एक बहुत अच्छे हमारे जज थे और उनका बड़ा बोल बाला था। वो जहाँ जाते थे खुशहालियाँ हो जाती थी। वो रात को सोते हुए ख्वाब में भी सुओ मोटो नोटिस ले लेते थे। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, अब समझ में नहीं आता कि उनके नाम के साथ जस्टिस लगाना था या सियासतदान लगाना था, क्योंकि बाद में वक्त ने साबित किया कि वो एक पॉलिटिशियन थे, सियासत वो वैसे ही कर रहे थे। मलिक रियाज ने उनके बेटे का कट्टा चट्टा पूरा का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर खोल दिया। वो चुसके नहीं, उन्होंने अपने बेटे से ही ला ताल्लुकी का इजहार कर दिया। उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं है रेंज रोवर घर के अंदर मेरा बेटा कब कैसे किस तरह ले आया, उस कमीशन रिपोर्ट का क्या हुआ जो उन्होंने, और इंक्वायरी का जो उन्होंने अपने बेटे के ऊपर की थी, आज तक लोगों को पता नहीं लगा। तो पाकिस्तानी जुडिशरी टाइम एंड अगेन कॉम्प्रोमाइज्ड रही है, रहेगी, जब तक इसके अंदर कोई मैसिव मेजर रिफॉर्म्स नहीं किए जाते। तो उसमें मुदाखलत कभी सियासतदानों की होगी, कभी इस्टेब्लिशमेंट की होगी, कभी फॉरेन एलिमेंट्स की होगी। तो ये प्रोलिफरेशन तो आप नहीं रोक सकते और उसकी बुनियादी वजह जुडिशरी का अपना इनकॉम्पिटेंस लेवल है, उसके बाद उनकी अपनी नाअहलियां हैं। उन्होंने वैसे जिक्र किया है कि कोई तकरीबन जो पुराने केसेस थे कोई 2 लाख के करीब वो हमने निपटाए हैं, 3 लाख और नए केसेस आए हैं लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। तो वो अपनी परफॉर्मेंस तो उजागर करते रहते हैं, ये नहीं बताते कि उन फैसलों के ऊपर हो क्या रहा है, वो किस मेरिट के ऊपर हो रहे हैं, वो कितने मजबूत फैसले हैं और वो कितने चैलेंजेबल हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ नाउ। और उसकी जो छोटी सी एग्जांपल है वो इमरान खान साहब के ऊपर बनाए गए केसेस हैं, और वो केस तो बना दिए हमें, अब अदालत को समझ में नहीं आ रहा कि उसका वो करें क्या। प्रोसिक्यूशन बहुत वीक है, सबूत आ नहीं रहे, खान साहब जेल में हैं। तो अब बताया ना कि जुडिशरी का अपना इस बारे में क्या ख्याल है, क्या वो हसूल इंसाफ के लिए 4 कदम आगे जाते हैं? नहीं। क्या वो लोगों को एक आम आवाम के हकूक के लिए लड़ते हैं? नहीं। क्या वो अशरफिया का खिलौना हैं, थे और रहेंगे? हाँ।
तो अब फिर कैसी सिचुएशन बेहतर होगी? ये रिटोरिक ठीक है, स्टेटमेंट्स हैं, उन्होंने दे दी ये जो स्टेटमेंट्स हैं, किताबत आप में कह समझते हैं, दी। ये यकीनन आप कहते हैं कि एक सिर्फ स्टेटमेंट्स की हद तक है और उसका एक खास बैकग्राउंड भी है। आजम नहीं कोई चौधरी चीज साहब, ऐड की ना की ना। मैं जी मैं बिल्कुल आपकी तरफ आता हूँ अभी, लेकिन आजम चौधरी साहब बताइएगा, अदलिया में इदारों की मुदाखलत का मामला जो है, उसका जिक्र अब जजेस जो है खुलकर बोल रहे हैं, खतूत भी आए और अब गुफ्तगू भी कर रहे हैं, आज की स्टेटमेंट भी हमारे सामने है, लेकिन हुकूमत जो है वो खामोश तमाशाई है, बल्कि उल्टा जजेस के खिलाफ काली भेड़ों जैसे बयानात भी हमारे सामने आए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जजेस कैसे खुलकर काम कर सकते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नकी साहब। नकी साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा पहले जस्टिस शहजाद साहब के ऊपर बात करना चाहूंगा। जी जी। ये रावलपिंडी से तल्लक रखने वाले ये एक वकील थे जो अदलिया तहरीक जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की तहरीक के दौरान इनका नाम सामने आया और उसके बाद इनकी इंडक्शन हुई बहसीत जज लाहौर हाई कोर्ट में। अच्छा, उसमें अब तक जब तक ये चीफ जस्टिस नहीं बने, कभी कोई ऐसा काबिल जिक्र केस या काबिल जिक्र ऐसी कोई समात नहीं है कि जस्टिस शहजाद मलिक साहब का नाम उभर के सामने आया हो। लेकिन अब जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट में भिजवाया जा रहा है तो उनकी जो स्टेटमेंट है ये शॉकिंग स्टेटमेंट है, क्योंकि मुझे याद है कि जब ये इनको हाई कोर्ट में जज बनाया गया था तो आसमा जहांगीर साहिबा ने, मरहुमा ने, उन्होंने इनके ऊपर एतराज किया था, क्योंकि उस वक्त जो आसमा जहांगीर का नैरेटिव था, इनका नैरेटिव उसका बिल्कुल बिल्कुल उल्ट होता था। आज वो जिस नैरेटिव पे खड़े हैं ये उस वक्त का आसमा जहांगीर का नैरेटिव है। ये एक पॉजिटिव साइन भी कह सकते हैं कि चीजें थोड़ी सी बेहतर होने जा रही हैं। अब आ जाते हैं कि जुडिशरी का जो इस वक्त सारा मामला है। देखें, अदलिया के पास बहुत ताकत है। अदलिया ने अपनी इज्जत, अपना वकार खुद बहाल करना है। अगर अदलिया अपने पांव पे खड़ी हो जाए, अगर कंप्रोमाइज ना करे। जब 6 जजेस ने खत लिखा तो उस वक्त सबसे ज्यादा जो ट्रोलिंग की गई उन जजेस के, उनकी फैमिलीज, उनके जायदाद, उनके प्रोफेशनल कैरियर के हवाले से, वो एक बड़ा मखसूस तबका है जिन्होंने उन जजेस की ट्रोलिंग की, जिसमें कुछ हुकूमती जो वुज़रा भी हैं और कुछ हुकूमती पार्टी से तल्लुक़ रखने वाले लोग भी शामिल हैं, जो उस ट्रोलिंग में हमें आगे आगे नजर आए। अच्छा, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में वो केस जाता है, सबसे पहले तो देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने उसको एंटरटेन नहीं किया, अपने ही जजेस के केस को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब केस जाता है उसके बाद बाकी जजेस जो हैं उन्होंने भी ऐसा ऐसा उस पर स्टैंड लेना शुरू किया। और ये जो वाकया जस्टिस शहजाद मलिक साहब वाला है, बुनियादी तौर पर ये सरगोदा की एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जज हैं अब्बास साहब, ये उनका वाकया है कि उनके साथ जिस तरह वहां पे बिहेव किया गया, जिस तरह वहां पे एक अदारे के एक अफसर ने उनको हरासा करने की कोशिश की और उन्होंने मजबूर होकर उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट को खत लिखा, जिसके तनाजर में आज इन्होंने बार से खिताब करते हुए गुफ्तगू की। देखें, अगर गुफ्तगू की हद तक देखें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन काश अमलन भी ये अपने पांव पे खड़े हो जाएं। देखें, जब तक तमाम अदारे अपनी अपनी आईनी हदूद के अंदर रह के काम नहीं करेंगे, आपका चीजें ठीक नहीं हो सकती, आपके अदारे स्ट्रेंथन नहीं हो सकते, आपकी यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। लेकिन जब आप अपनी हदूद से तजावज करेंगे, दूसरे अदारों के मामलात के अंदर आप घुसेंगे, फिर मसाइल खड़े होंगे। कुछ ऐसी भी मिसालें हमारे सामने हैं कि फर्दे वाहिद ने कोई एक्शन लिया है लेकिन उसकी बदनामी का सामना पूरे अदारे को करना पड़ा। मैं समझता हूं कि तमाम अदारों में जो इस किस्म के लोग हैं जो अदारे की बदनामी का बायस बनते हैं, अदारों को इसे इंतहाई सीरियस लेना चाहिए और इस किस्म की मुदाखलत को बंद होनी चाहिए। और ये नौबत नहीं आनी चाहिए कि किसी भी अदारे का कोई सरबराह खड़ा होकर किसी दूसरे अदारे के हवाले से ऐसी बात करे, ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। सही है, यह नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। अच्छा उमर दराज, आपके इल्म में आज गुफ्तगू करते हुए आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने भी चीज़ का जिक्र किया, अदलिया तहरीक का जिक्र किया, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने जिक्र करते हुए ये कहा कि उस तहरीक ने और उस जद्दोजहद ने मार्शल लॉ का रास्ता रोका था। तो अब क्या वजह है कि जब मार्शल लॉ का रास्ता अगर कोई अदलिया की कोई तहरीक उठती है और वो रोक सकती है, तो फिर मुदाखलत का रास्ता क्यों नहीं रोका जा सकता? देखिए, मुदाखलत का रास्ता रोका भी जा सकता है, रोका जा भी रहा है। जो काम शुरू हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, वो ऐसे नहीं हुआ जजेस सो के उठे, अगले दिन आए, वो चाय पी रहे थे तो उन्होंने फैसला किया आज हम एक कोई खत लिखते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उन्होंने अगर आप पूरी की पूरी वो टाइमलाइन देखें, उन्होंने सफर किया, उनके खानदानों ने सफर किया। जब उनकी वो बर्दाश्त से चीजें बाहर हो गई तो उन्होंने फिर अपने बड़ों से राब्ते का फैसला किया कि आप हमारी
रहनुमाई कर दें। फिर आपने सरगोदा वाले जज ने कोई हवा में तो नहीं कह दिया ना, कौन पाकिस्तान में, उनको नहीं पता किसके बारे में लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, इससे क्या होगा, कोई बच्चे तो नहीं है या कल के नौजवान वकील तो नहीं है, वो एक सर्विस से गुजर के आए हैं, उन्हें अगले हालात का भी पता है, वो हमसे ज्यादा चीजों को बेहतर समझते हैं। उसी तरह से चीफ जस्टिस साहब ने आज जो पिंडी में खड़े होकर बात की है, ये बातें ठीक है। मैं आपको एक मिसाल तारीख की देके इस बात को जरा एलाबोरेट करना चाहता हूँ। भुट्टो साहब को जिस तरह से फांसी का फंदा पहनाया गया, मुझे बताइए कि अदालत का जुल्फिकार अली भुट्टो से क्या मसला था? कोई मसला नहीं था। हम सब जानते हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो की जान किसने ली, क्यों ली, सब जानते हैं। लेकिन कंधा किसका इस्तेमाल हुआ? अदालत का इस्तेमाल हुआ। तारीख में लफ्ज क्या इस्तेमाल होता है? जुडिशियल मर्डर का। ठीक है जी। अब अदालतें यही सोचती है ना कि आप सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, कभी एक जमात के खिलाफ, कभी दूसरी जमात के खिलाफ, और आपको इस्तेमाल करने वाला कौन होता है? वो चला जाता है। एट द एंड बर्डन किसके ऊपर आता है? अदालतों के ऊपर आता है। तो भाई अदालतें क्यों इस्तेमाल हो? अगर किसी को मसला है तो वो अपना मसला बराह रास्त देखे, और फिर अदालतों के जब आप उनके जजेस के बेडरूम्स तक चले जाएंगे, उनके घर वालों तक चले जाएंगे, तो एक चीज की हद होती है। मेरे ख्याल से बिल्कुल राइटली जजेस बोल रहे हैं, बड़े राइट टाइम पे बोल रहे हैं। पाकिस्तान एक ट्रांजिशनल पीरियड में से गुजर रहा है, हमें हर इदारे को खुद एहतसाबी भी करनी है, हमें एक नई डायरेक्शन की तरफ भी जाना है। तो मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस की इन बातों को सीरियस लिया जाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कोई ये कहे कि देखे जी वो मेरे से पहले दौर में तो मुदाखलत होती थी, मेरे दौर में मुदाखलत नहीं होती। यहाँ पे किसी की जात का मसला नहीं है, यहाँ पे इदारे का मसला है, यहाँ पे कौम का मसला है, यहाँ पे मुल्क का मसला है। हमें देखिए ना, अगर किसी मुहज़्ज़ब दुनिया के अंदर हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ये बात की होती तो क्या इस तरह से सो मोटो लटकाया जाता? क्या इस तरह से उसको रूटीन मैटर में देखा जाता? आप यकीन कीजिए उस मुल्क में हंगामी सूरत हाल होती कि अगर वो जजेस गलत कह रहे हैं तो आप उनके खिलाफ एक्शन लें, अगर जजेस ठीक कह रहे हैं तो उसकी बुनियाद के ऊपर एक्शन लें। लेकिन कुछ करें तो सही, आपने उसको रूटीन मैटर बना दिया है। यानी आप ये कह रहे हैं कि आइंदा जो है ये उसी तरह से है जैसे पंजाब पुलिस का रोल नहीं होता कि अगर आपके साथ कोई जुर्म हो गया है, आपके साथ कोई क्राइम हो गया है, तो पंजाब पुलिस से राब्ता करना या मुकदमा दर्ज करवाना खुद एक पनिशमेंट है। तो आप ये तय कर रहे हैं कि आइंदा सच बोलना या हकायक को बयान करना खुद एक पनिशमेंट आपके लिए बना दी जाएगी। मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस एक बड़ी पोजीशन के ऊपर मौजूद है, जिम्मेदार पोजीशन के ऊपर है, और वो एक जिम्मेदार शख्सियत है। वो बात ऐसे नहीं कर रहे, उनके पास ऐसे नहीं हवा में बातें नहीं, तो आपसे मेरे नॉलेज में नहीं होती, तो हमें उसको सीरियसली टेकअप करना चाहिए। ठीक है, ये खाली स्टेटमेंट्स के तौर पे ना लिया जाए। सलमान साहब आप बताइएगा, आप क्या समझते हैं? आपने जैसे कहा कि ज़ाहिर उनकी फाइल आई हुई है, अब ज़ाहिर है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तरक्की पाकर मुंतकिल हो जाएंगे, लेकिन इससे पहले भी जो है वो तरक्कियां भी होती रहीं, जजेस सुप्रीम कोर्ट के भी बनते रहे, लेकिन इस तरह की गुफ्तगू जो है वो कभी सामने नहीं आई। ना पहले कभी हमने देखा कि खतूत जजेस की तरफ से हो कि दबाव उन पर है या मुदाखलत है, और ना ही कभी किसी तकरीब में गुफ्तगू करते हुए कहा गया। ये पहली मरतबा हो रहा है। इसका उसके साथ कितनी हद तक आप समझते हैं लिंक है कि वो तरक्की पाकर यहाँ आ जाए इसलिए स्टेटमेंट दे रहे हैं? दूसरा, क्या आप समझते हैं कि अगर ये नफ्सियात मौजूद है तो एस्टेब्लिशमेंट का रास्ता जो है वो मुदाखलत के हवाले से एस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है वो रुक पाएगा? जजेस खुद उस पर अपना रोल प्ले कर पाएंगे? नहीं, मैं आपकी पहली बात का तो जवाब सबसे पहले ये कि क्या इससे पहले जुडिशरी के अंदर जो मुदाखलत है ये मामला हाईलाइट हुआ या कि नहीं। तो क्या जस्टिस शौकत सिद्दीकी जब ये कह रहे थे नून लीग की गवर्नमेंट के अंदर के उनके साथ जो है वो मेडलिंग की जा रही है और उनके डिसीजंस के साथ मेडलिंग की जा रही है और उनको फोर्स किया जा रहा है डिसीजंस के लिए, तो उन्होंने भी पॉइंट आउट किया था। मैं और थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ, 90s की सियासत के अंदर आपको पता है बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा था पाकिस्तान के अंदर। तो जस्टिस नसीम हसन शाह साहब, मेरी उनसे पर्सनली मुलाकात हुई कोलालमपुर के अंदर, तो उन्होंने जिक्र किया कि बेटा ये तो चीज़ें हमारे साथ लगी हुई हैं। और मैं ये आपको बात कर रहा हूँ 96, 97 की, 98 की, जब मेरी उनसे मुलाकात हुई कोलालमपुर में और उन्होंने सारे की सारी मेडलिंग का जिक्र किया, तो फर्स्ट हैंड आई हैव दिस नॉलेज कि जुडिशरी हैज ऑलवेज बीन, वही जिस तरह भी जिक्र कर रहे थे उमर, कि इनका कंधा इस्तेमाल किया जाता रहा है और हो रहा लेकिन है। इतनी बुलंद आवाज नहीं थी कभी, तो कभी एक आध पॉइंट आउट होता रहा, यकीनन उसका आप जिक्र करें। ट्रेंड्स चेंज हुए हैं ना नकी साहब, आप देखें डिजिटल मीडिया का, आपकी जर्नलिज्म का ओवरऑल एक जो एवोल्यूशन प्रोसेस है, उसके बाद अब जो सूरत हाल है वो बहुत डिफरेंट है। पहले सिर्फ आपके पास एक टीवी चैनल होता था सरकारी ओन्ड, उसके ऊपर एक खबर चलती थी, सारे उसको सच मान लेते थे। अब आपके पास 36 न्यूज चैनल्स हैं और हर इंसान का अपना एक तज्जिया, हर चैनल का अपना एक झुकाव है, तो मामलात अब बहुत मुख्तलिफ हैं। एंड देन जजेस ऑल्सो वांट्स टू स्टे इन द पिक्चर
उनका भी दिल करता है कि उनकी खबरें लगें अखबार के अंदर, कोई ज़रा पता लगे कि एक नया डिंग डोंग किस्म का कॉप आ रहा है मार्केट के अंदर और वो इंसाफ की नदियां बहा देगा। अगर आपको याद हो तो हमारे जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनके आने से पहले भी इसी किस्म की जो है वो गुफ्तगू की जाती थी और तमाम सर्कल से की जाती थी, सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं। उसमें जो हमारे पीटीआई के दोस्त हैं वो भी बड़े इनके गुण गाते थे और वो फिर मामला चेंज हुए जब उन्होंने रेफरेंस दायर किया चीफ जस्टिस के ऊपर और उनकी वाइफ के ऊपर। तो हैविंग सेड दैट, ये जो इंटरफेरेंस है ये पहली नहीं है, ये पहली दफ़ा नहीं हुई और इसकी निशानदेही भी पहली दफ़ा नहीं हुई, ये माजी में कई दफ़ा हो चुकी हुई है। इसके ऊपर हमने क्या इससे सबक सीखा, हमने कितनी जुडिशल रिफॉर्म्स की, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और क्योंकि हमने जुडिशल रिफॉर्म्स नहीं की, इसी वजह से हमें आज तक ये जो मामलात हैं इनको फेस करना पड़ा है। दूसरी आ जाए जो आप दूसरी बात कर रहे थे कि अब हम ये जो सारे मामलात हैं रुक पाएगा, रास्ता रुक पाएगा मुदाखलत का? वही बात, वही किस्सा पुराना निकला, हाकिम वक्त का मुनसिफ से याराना निकला। ये कोई 200 साल पुराना शेर है, आज तक सूरत हाल उसी तरह है। आपने वो बड़े एक शेर में ही बड़ा कम्प्रिहेंसिव जवाब दिया है। अच्छा, इसी में आजम साहब आपके नज़दीक क्या अब इस वक्त जो सूरत हाल है, जो हालात हैं, जो शवाहिद हैं, जो कराइन है, वो आपके सामने हैं कि जजेस जो है वो इस वक्त बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन ये शवाहिद और कराइन क्या बताते हैं? क्या पाकिस्तान की तारीख में मुस्तकबिल में कभी ऐसा हो पाएगा कि एक इदारा दूसरे इदारे में मुदाखलत नहीं करेगा? देखिए, ये हमारी ख्वाहिश तो है कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान में कोई ऐसा टाइम आए कि एक दूसरे से साथ मुदाखलत ना करें अदारे और यहाँ पे रूल ऑफ लॉ हो, तमाम अदारे अपनी आईनी हदूद के अंदर रह के काम करें। लेकिन ये कोई मुस्तकबिल करीब में ये चीज़ें होती हुई मुझे तो नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि जब तक पॉलिटिकल आपकी लीडरशिप इसके ऊपर मुत्फिक नहीं होगी कि हमने इस मुल्क के निज़ाम को ठीक करना है, हमने अपने अदारों को मजबूत करना है, तब तक ये मुमकिन नहीं होगा। जो भी पॉलिटिकल पार्टी जब इक़्तिदार में आती है उसकी पॉलिसी मुख्तलिफ होती है, जब वो अपोजिशन में होती है उसकी पॉलिसी मुख्तलिफ होती है। कभी आप इक़्तिदार में आने के लिए जुडिशरी का रास्ता इख्तियार करते हैं, कभी आप दूसरों को निकालने के लिए काला कोट पहन के खुद अदालतों के अंदर चले जाते हैं। जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप सारी इकट्ठी होकर इस चीज पे एग्री नहीं करती और सारे इस चीज पे कमिटमेंट नहीं करते कि हमने चीजों को ठीक करना है, तब तक मुझे ये निजाम, ये सारी चीजें तब्दील होती हुई नजर नहीं आ रही। अब हम माजी में अगर थोड़ा सा झांक के देखें, तमाम सियासी पार्टियां तमाम अदारों की कहीं ना कहीं बेनिफिशरी रही हैं और कहीं ना कहीं उन्हीं अदारों के हाथों उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ा है। कभी एक जुडिशरी अब क्योंकि ज्यादा शोर इसलिए मचा है कि अब जुडिशरी को टोटल दबाव के साथ, डंडे के साथ हैंडल करने की कोशिश की जा रही है। माजी के अंदर जुडिशरी को ब्रीफ केस के साथ भी मैनेज करने की कोशिशें की जाती रही हैं, जो कि मैनेज होता रहा है। हमने देखा है अपनी आंखों से, जो कोयटा तक ब्रीफ केस जाया करते थे। तो लिहाजा इन चीजों को सबको ये मिलकर ये फैसला करना पड़ेगा कि हमें ये वाले तमाम हरबे ये खत्म करने हैं, हमें जमहूरियत को मजबूत करना है, अपने मुल्क के अदारों को मजबूत करना है, तब जाके आप ये सोचेंगे कि ये मुल्क जो है बेहतरी की तरफ गामजन हो पाएगा। और उसके लिए आपको मेजर लेवल पर एक रिफॉर्म्स की जरूरत है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे आपके दीगर अदारे हो। जब तक आप रिफॉर्म्स नहीं करेंगे आपकी चीजें ठीक नहीं हो सकती। और मैं समझता हूँ ये जजेस जो आज आवाज उठा रहे हैं, ये बहुत हिम्मत वाले लोग हैं और बहुत जुर्रत वाले लोग हैं जो इन हालात के अंदर भी आवाज उठा रहे हैं। यकीनन एक हिम्मत और जुर्रत का ये मामला है और ऐसा हो पाए, काश ऐसा हो। नहीं थे जो आवाज उठा रहे थे मुशर्रफ साहब के जमाने के अंदर, और उसके बाद उन्होंने क्या क्या कुछ किया। आवाजें तो सब उठाते हैं वक्त उठाने के ऊपर, लेकिन फिर उसको एनकैश करते हैं। वो लोगों के लिए, अवाम के लिए नहीं आवाज उठा रहे होते, वो आपके हमारे हकूक के लिए नहीं आवाज उठा रहे, वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए आवाज उठा रहे हैं। और ये उकबा भी वक्त के साथ खुलेगा कि इन पाइजन का क्या एजेंडा था जड़ा इन्होंने शोर पाया है। ठीक है, चले उमर, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि मुदाखलत का मामला तो बहुत कदीम है ना, मौलवी तबीजुद्दीन केस का हवाला भी दिया गया, वहां से ये मामला जो है वो शुरू होता है, बल्कि उससे पहले से शुरू होता है। तो अदलिया को बर वक्त ये आवाज उठानी चाहिए थी? नहीं, देखिए उमर से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है और ये इसी हवाले से मज़ीद भी हम बात करते हैं। चलें यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और बाद हम बात करेंगे कि क्यों बर वक्त आवाज़ नहीं उठाई जा सकी और आइंदा क्या मंजरनामा बनेगा। साथ रहिएगा।